हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक सरोदे एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के वीडियो का भाग 2। अगर आपने हमारा 1857 के विद्रोह का भाग 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1857 के विद्रोह के भाग 1 वाले वीडियो में हमने देखा था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके पीछे क्या क्या कारण थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे 1857 के विद्रोह का विस्तार किस प्रकार होता है, विद्रोह के असफलता के क्या क्या कारण थे, विद्रोह का परिणाम क्या हुआ और विद्रोह का स्वरूप में हम देखेंगे किन किन इतिहासकारों ने इस विद्रोह के बारे में क्या क्या टिप्पणी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस विद्रोह के प्रचार के लिए रोटी और लाल कमल के फूलों का प्रयोग किया गया था। 24 अप्रैल को मेरठ में तीसरी देसी घुड़सवार सेना के 90 सैनिकों ने चर्बीदार कारतूस लेने से इनकार कर दिया था। उनमें से 85 सैनिकों को 9 मई 1857 को बर्खास्त करके 10-10 साल की सजा सुना दी गई थी। इससे मेरठ में विद्रोह भड़क उठता है। फिर अगले ही दिन 10 मई को उन्होंने अपने कैदी साथियों को छुड़ा लिया और अधिकारियों को मार डाला तथा विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। आगे 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत होने के बाद दिल्ली की तरफ कूच होती है। 10 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू होता है और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेजों की हत्या की जाती है और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे ये अंतिम मुगल शासक थे। एक समय में पूरे भारत में मुगलों का राज हुआ करता था और जब 1857 का विद्रोह होता है उस समय में मुगलों का अस्तित्व केवल लाल किले तक ही सीमित रहता है। यहाँ तक जो बहादुर शाह द्वितीय के जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको अंग्रेजों द्वारा ये तक कहा जाता है कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनको कुतुब मीनार के पास चांदनी चौक में एक छोटे से कमरे में रहना पड़ेगा। उनको लाल किले से हटा दिया जाएगा और लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा कर लिया जाएगा, ये तक कह दिया जाता है। आगे दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। मुख्य रूप से दिल्ली का विद्रोह बख्त खां ने संभाला था। तो बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित करने के बाद बहादुर शाह द्वितीय ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था, परंतु उनकी आयु जो थी वो 82 साल की थी, 82 ईयर्स के थे वो। इस वजह से वो विद्रोह का नेतृत्व ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने विद्रोह में सहायता के लिए भारतीय बहुत से राजाओं को पत्र लिखा। उन्हें कहा कि विद्रोह में वो सहयोग करे। तो फिर भी भारत के जितने भी राज्य थे उनमें से केवल 1% राजा ही विद्रोह में शामिल थे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा राजा तो अंग्रेजों की ओर से थे। तो इनकी ज़्यादा उम्र होने के वजह से मुख्य रूप से विद्रोह का नेतृत्व बख्त खां ने संभाला था। बख्त खां ये जो थे ये सूबेदार थे अंग्रेजों की सेना में। अंग्रेज अधिकारी निकोलस ने इसे दबाने की कोशिश की, परंतु उसकी मृत्यु हो जाती है। तो निकोलस जो अधिकारी होता है वो इस विद्रोह को दिल्ली में दबाने की कोशिश करता है, परंतु उसको मार दिया जाता है। फिर जल्द ही 18 सितंबर 1857 को हडसन द्वारा विद्रोह को दबा दिया जाता है और बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया जाता है। 1862 में रंगून में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। आगे देखेंगे लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था।
अवध की महारानी बेगम हजरत महल, जो कि हमने पीछे लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि डलहौजी अवध को हड़प लेता है। वाजिद अली शाह जो रहते हैं वो बेगम हजरत महल के पति रहते हैं। तो अवध को डलहौजी हड़प लेता है। उसके हड़पने के बाद फिर बेगम हजरत महल ये उनके खिलाफ विद्रोह कर देती है। बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे को, जिनका नाम था बिरजिस कदर, को अवध का नवाब घोषित कर दिया था। लेकिन फिर बाद में हेनरी लॉरेंस द्वारा लखनऊ में विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोह के दबाए जाने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल में चली गई थी। आगे देखते हैं कानपुर। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जिनका रियल नाम था धोंडूपंत। नाना साहब ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। हमने पिछले वीडियो में देखा था बाजीराव द्वितीय के बारे में। उन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी, तो उनके कोई संतान नहीं रहती, तो वो नाना साहब को दत्तक पुत्र लेते हैं। पर 1818 और 1819 में जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसके बाद में पेशवा ये पद को बंद कर दिया जाता है और बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे दी जाती है। फिर उनके मृत्यु के बाद नाना साहब को वंचित कर दिया जाता है पेंशन से भी, और उनको कानपुर भेज दिया जाता है। कैम्पबेल द्वारा कानपुर में विद्रोह को दबा दिया गया था। सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर में खदेड़कर नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था। साथ ही साथ बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित करके उन्होंने स्वयं को उनका प्रतिनिधि घोषित किया था। पर बाद में फिर कैम्पबेल द्वारा कानपुर में विद्रोह को दबा दिया जाता है, और विद्रोह के दबाए जाने के बाद नाना साहब नेपाल में चले जाते हैं, नेपाल के जंगलों में। आगे देखेंगे ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, जिनका रियल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, के साथ मिलकर झांसी की रानी ने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया था, ग्वालियर के किले पर। और सिंधिया जो था वहां का राजा, वो आगरा जाकर अंग्रेजों की शरण ले लेता है, क्योंकि वो अंग्रेजों की सहायता करता है इस विद्रोह में। 17 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी वीरगति को प्राप्त हुई। तो रानी जो झांसी की रानी होती है वो ग्वालियर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में तात्या टोपे के मित्र मानसिंह ने उनके साथ विश्वासघात कर उनको सोते समय अंग्रेजों द्वारा पकड़वा दिया था। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद झांसी राज्य देखेंगे। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई करती है। पहले रानी लक्ष्मीबाई झांसी से विद्रोह का नेतृत्व करती है, फिर वो ग्वालियर की तरफ जाती है। तो झांसी से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई करती है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बहादुरी के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया था। तब से लेकर आज तक अनेक शौर्य, साहस तथा सैन्य कुशलता की गाथाएं देशवासियों को प्रेरणा देती आ रही है उनकी वाली। अंग्रेजों के साथ उनकी एक भयानक लड़ाई हुई, जिसमें स्त्रियां तोपें चलाते और गोला बारूद बांटते देखी गई थी। तो जो विद्रोह होता है झांसी में, तो झांसी की रानी की सहायता के लिए जो वहाँ की महिलाएं रहती वो भी आ जाती है, वो भी तोपें चलाती है, वो भी गोला बारूद बांटती है। फिर बाद में सर हीरोज द्वारा झांसी में विद्रोह को दबा दिया जाता है। बाद में रानी ग्वालियर में जाती है और ग्वालियर में
वो किले में कब्जा कर लेती है और उसको खदेड़ देती है, जो वहाँ का सिंधिया राजा रहता है उसको। फिर बाद में रानी की 17 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी वीरगति को प्राप्त कर लेती है। ग्वालियर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखेंगे बिहार जगदीशपुर। बिहार जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। तो इनकी लगभग उम्र जो थी वो 80 साल के करीब करीब थी। ये जमींदार हुआ करते थे, पर ये बहुत ही असंतुष्ट थे अंग्रेजों से। तो इन्होंने विद्रोह का बहुत अच्छी तरीके से नेतृत्व किया था। इन्होंने बड़ी कड़ाई से अंग्रेजों का विरोध किया और सर्वाधिक जीत भी हासिल की थी। विलियम टेलर द्वारा जगदीशपुर के विद्रोह को दबा दिया जाता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये बाबू कुंवर सिंह। आगे देखेंगे हम बिहार पटना। बिहार पटना में पीर अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर इलाहाबाद से लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कर्नल ऑनसेल के द्वारा इलाहाबाद के नेतृत्व को विद्रोह को दबा दिया गया था। आगे देखेंगे बरेली। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। कैम्पबेल द्वारा बरेली के विद्रोह को दबा दिया गया था। गोरखपुर से विद्रोह का नेतृत्व गजाधर सिंह ने किया था। मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। और राजस्थान कोटा से विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और हरदयाल इन दोनों भाइयों ने किया था। तो चलिए आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या क्या कारण थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के पास आधुनिक हथियार थे और भारतीयों के पास नहीं थे। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे उनके पास आधुनिक बंदूकें थी, तोपें थी, उनसे वो युद्ध लड़ा करते थे। वही भारतीयों के पास में तलवार, तीर धनुष, कुल्हाड़ी, देसी कट्टे, इनसे भारतीय लड़ा करते थे। ये एक कारण था। उसके बाद जो दूसरा कारण है, संपूर्ण देश में विद्रोह नहीं फैला हुआ था। तो पूरे देश में, पूरे भारत भर में विद्रोह नहीं फैला हुआ था। बंगाल का कुछ क्षेत्र, बिहार, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, यूपी का कुछ क्षेत्र, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, गुजरात का कुछ क्षेत्र, पंजाब का कुछ क्षेत्र और दिल्ली, इन सभी जगहों पे विद्रोह हुआ था। बाकी भारत में विद्रोह नहीं हुआ। ये भी एक कारण है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और बड़े पढ़े लिखे शिक्षित लोगों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। जो उच्च वर्ग थे, जो धनी लोग थे, उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन्होंने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया। जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे उन्होंने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लड़ाई से जरा दूर रहते हैं और उनको ऐसा लगता था कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो भारत में आधुनिकता ला रहे हैं, भारत का विकास कर रहे हैं। ऐसा जो पढ़े लिखे लोग थे उनको ऐसा लगता था। और उच्च लोग, जो मध्यम और उच्च लोग हैं, उनके पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनको विद्रोह से कोई लेना देना ही नहीं था। उसके बाद देखते हैं तीसरा, नेतृत्व का अभाव था, संगठन का अभाव था। ठीक तरीके से योजना बनाकर विद्रोह नहीं किया गया। तो हम देखते कुछ कुछ जगह पे अच्छी तरह से नेतृत्व किया गया था और बहुत से जगह पे नेतृत्व की कमी थी विद्रोह में। अच्छी जगह पे जैसी झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, बख्त खां, कुंवर सिंह, इन्होंने अच्छी तरीके से नेतृत्व किया था विद्रोह में। परंतु
हर जगह नेतृत्व ठीक तरीके से नहीं हो पाया था, संगठन का अभाव था, एकता संगठन बना के विद्रोह नहीं किया जा रहा था। अलग अलग जगह पे कहीं पे भी कोई भी किसी को भी मारने को खड़ा हो जा रहा था, विद्रोह कर दे रहा था। ठीक तरीके से प्लानिंग बना के विद्रोह नहीं किया जा रहा था और संगठन बना के विद्रोह नहीं किया जा रहा था। योजना, किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई जा रही थी, ये एक कारण था। राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी भारतीय जनता में। तो उस टाइम में भारतीय जो जनता थी वो केवल अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी थी। उनको केवल राज्य के बारे में ही पता था, राज्य के ऊपर उनको ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं था। वो राज्य का राजा ही उनके लिए सब कुछ हुआ करता था। देश की बात तो दूर ही रही, तो देशभक्ति की भावना तो थी ही नहीं उस समय में। वो अपने अपने कारणों की वजह से लड़ रहे थे। अगर सभी में राष्ट्रवाद की भावना होती और सभी एकजुट होकर लड़ते तो उसी टाइम में अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया होता। आगे देखेंगे। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नाभा, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा और भारी मात्रा में जमींदार, ये सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग कर रहे थे। तो जैसे कि हमने देखा बहादुर शाह द्वितीय ने सभी राजाओं को पत्र लिखा था कि विद्रोह में सहयोग दे, परंतु केवल 1% जितने भी भारत में राजा है उनके केवल 1% ही राजा जो थे वो विद्रोह में सहयोग कर रहे थे। बाकी सभी विद्रोह से वंचित रहे, विद्रोह से दूर रहे और ज़्यादातर राजा तो अंग्रेजों के साथ शामिल थे, उनका सहयोग कर रहे थे। जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया थे, ये अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। इंदौर के होलकर कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने पहले ही सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जा सकते थे। इन्होंने पहले ही देखा था कि अंग्रेज दबा देते हैं करके, इस वजह से अंग्रेजों का डर था इनमें, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का सहयोग किया और विद्रोह से दूर रहे। अलग अलग क्षेत्रों के विद्रोहियों में आपस में किसी प्रकार का संचार, संपर्क और बातचीत नहीं थी। यानी अलग अलग जगह पे विद्रोह हो रहा था पर उनमें आपसी कोई मेलजोल नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, कोई संपर्क नहीं था। हर कोई अपने अपने अलग अलग कारणों के वजह से लड़ रहा था। उद्देश्य की स्पष्टता नहीं थी। तो हर कोई अपने अलग अलग, कोई अपने राज्य के लिए लड़ रहा था, कोई कारतूस के लिए लड़ रहा था, कोई किसी और चीज़ के लिए लड़ रहा था, किसी में भी एकता नहीं थी। ये सभी कारणों के वजह से विद्रोह असफल हो जाता है। तो आगे देखेंगे हम 1857 के विद्रोह के परिणाम देखते हैं। जब 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, उसके बाद रानी भारत में आती है और भारत में एक कानून पास करवाती है जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके तहत निम्नलिखित प्रावधान वह इस एक्ट में करती है। तो पहला प्रावधान है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और शासन क्राउन के अंदर ले लिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी 1608 में, व्यापार के साथ साथ वो अपने कंपनी का विस्तार करती है, भारतीय जनता के ऊपर राज करती है। तो अब उसको रवाना कर दिया जाता है, उसका शासन समाप्त कर दिया जाता है और जो भारत का शासन रहता है वो रानी अपने हाथों में ले लेती है। दूसरा प्रावधान है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद की भी नियुक्ति की गई। तो जो अब रानी ने अपने हाथों में भारत का शासन ले लिया है, तो रानी बार बार तो आके भारत का शासन नहीं चलाएंगी भारत में, तो वो उसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति करती है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की
सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद की भी नियुक्ति करती है। तीसरा प्रावधान है गवर्नर जनरल को वाइसरॉय का भी ओहदा दे दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसको वाइसरॉय का ओहदा दे दिया जाता है। चौथा प्रावधान है डलहौजी की हड़प नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को समाप्त कर दिया गया। तो जो डलहौजी ने अपनी हड़प नीति चलाया था, वो सभी स्टेट को हड़प लिया करता था अपने चालाकी से, कभी हड़प नीति के थ्रू तो कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, व्यपगत के सिद्धांत के थ्रू, गोद प्रथा निषेध के थ्रू। तो इन सभी हड़प नीति जो जो उसने किया था उसको समाप्त कर दिया गया और राजाओं को उनकी रियासतें वापस सौंप दी गई। सेना में भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात जो कि 5/1 हुआ करता था, उसे बदलकर 2/1 कर दिया गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे, वो 5 भारतीय सैनिकों के पीछे 1 अंग्रेज सैनिक हुआ करता था। तो उन्होंने देख लिया कि ये भारतीय लोग विद्रोह कर देते हैं, अगर हम ऐसा ही रखेंगे 5 भारतीय सैनिकों के पीछे 1 ब्रिटेन का सैनिक, तो ये फिर से विद्रोह करके हमें भारत से खदेड़ देंगे। तो इसीलिए वो उसे बदलकर 2/1 कर देते हैं, यानी 2 भारतीय सैनिकों के पीछे 1 अंग्रेज सैनिक। आगे का प्रावधान है, साथ ही कहा गया कि भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने देख लिया था अभी कि भारतीयों के साथ कितनी भी बर्बरता करेंगे तो चलेगा, पर उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किए तो भारतीय विद्रोह कर बैठते हैं, किसी की नहीं सुनते। इसीलिए उन्होंने ये प्रावधान किया कि भारतीयों के जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आगे का जो प्रावधान है वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। तो जो धर्म परिवर्तन कराते थे जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। अगर किसी को स्वयं इच्छा से धर्म परिवर्तन करना है तो वो कर सकता है, नहीं तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। आगे का जो प्रावधान है वो सेना में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो सेना में पहले भेदभाव किया जाता था, जो भारतीय सैनिक है उसका ओहदा ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार तक के जाता था, और जो ब्रिटेन का जो सैनिक है उसका ओहदा वो गवर्नर जनरल के नीचे तक पहुंच जाता था। और भी दूसरे प्रकार के भेदभाव किए जाते थे। उन्हें समुंदर पार करके युद्ध के लिए लेके जाया जाता था और उनको सिंगल भत्ता दिया जाता था, और वहीं पे ब्रिटेन के सैनिकों को डबल भत्ता दिया जाता था। और उनके साथ नस्लवाद किया जाता था, रेसिज्म किया जाता था। वो अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर समझते थे और भारतीय सैनिकों को इन्फीरियर समझते थे, निचले दर्जे का समझते थे भारतीयों को। तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा इन प्रावधान में कहा गया। तो आगे देखेंगे हम 1857 के विद्रोह का स्वरूप। तो 1857 के विद्रोह होने के बाद में किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या इस विद्रोह के बारे में क्या है कहा है वो देख लेते हैं। लॉरेंस और सीले, इन्होंने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। ये अंग्रेज इतिहासकार है तो वो अंग्रेजों का ही सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। सर सैयद खां, इन्होंने अपने पुस्तक एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में इन्होंने इसे सैनिक विद्रोह ही कहा है। जिस प्रकार सीले ने कहा है उसी प्रकार इन्होंने भी कहा है। टी.आर. होम्स, इन्होंने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच जंग कहा है। तो जो टी.आर. होम्स है
इन्होंने कहा है कि जो अंग्रेज है वो सभ्य थे और जो भारतीय है वो बर्बरता करते थे अंग्रेजों के साथ, ऐसा इनका कहने का मतलब है। जेम्स आउट्रम ने इसे मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है जिसमें हिंदू रियासतों का लाभ उठाया गया। बेंजामिन डिज़रायली यह ब्रिटिश संसद के एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। अशोक मेहता, इन्होंने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह ही कहा है। आगे देखते हैं। वीडी सावरकर, क्रांतिकारी दल अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में एक पुस्तक लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। इनकी जो किताब थी उनको भारत में बैन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उसमें लिखा हुआ था, वो ब्लैक लिस्टेड कर दी गई थी। तो उन्होंने भारत में नहीं लिखी ये किताब, ये ब्रिटेन में लिखी थी और वहाँ से उन्होंने अलग अलग अपने साथियों को भेजी और फिर उन्होंने उसको कॉपी बनाई। वीडी सावरकर ने 3 कॉपियाँ बनाई थी और वो 3 कॉपियाँ बना के उन्होंने अपने मित्रों को भेज दी थी। फिर उन्होंने और कॉपियाँ बनाई। एस.एन. सेन, इन्हें स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार ने 1857 के विद्रोह का विश्लेषण करने के लिए सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया। इन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार कर दिया। तो जो एस.एन. सेन है, इनको भारत स्वतंत्र होने के बाद इनको 1857 के विद्रोह के बारे में रिसर्च करने को कहा जाता है। तो ये रिसर्च करते हैं और ये किताब लिखते हैं 1857। उसमें ये इस विद्रोह को के बारे में बोलते हैं कि ये विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। उसके बाद आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन के बाद भारत सरकार ने आर.सी. मजूमदार को 1857 का इतिहासकार बनाया, लेकिन इन्होंने सरकार इनकार कर दिया और स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक प्रकाशित की, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इस पुस्तक में रमेश चंद्र मजूमदार ने निष्कर्ष निकाला कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस प्रकार से 1857 का विद्रोह होता है। हमने देखा, आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।